आज सुबह की बड़ी खबर थाईलैंड से है, जहां पर बैंकॉक के एक पब में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है और 63 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 18 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अग्निकांड इतना ज्यादा भयानक था कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मरने वालों में 9 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं। घायल हुए 18 लोगों को 7 अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 8 की हालत तो बहुत क्रिटिकल है। जिस पब में आग लगी वो बैंकॉक के चाटुचक डिस्ट्रिक्ट के चोमपोन इलाके में है। भारतीय वक्त के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे आग लगी। चश्मदीदों का कहना है कि पहले धुआं सा निकला और फिर उसके बाद अचानक आग बहुत तेजी से फैली। पब के दरवाजे से बाहर आग की लपटें कुछ ऐसे निकल रही थी जैसे कोई बहुत भयानक आग लगी हुई है, और इसी वजह से कोई अब ये तस्वीर आप देखिए, अंदर से आग इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है। आग की लपटें की कोई भी अंदर किसी को बचाने के लिए नहीं जा पाया। फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची उसके बाद आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उस वक्त तक 27 लोगों की आग में जलने की वजह से या धुएं में दम घुटने की वजह से जान चली गई। दर्जनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले मौके पर पहुंचे लोगों ने जिस तरह के फुटेज, जिस तरह के तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसमें दिखता है कि आग का गुबार जो है वो उठ रहा है और पूरे इलाके में धुआं भरा हुआ है। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी चिंगारी उठी और उसके बाद तेजी से आग फैलती गई, क्योंकि ये पब है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अल्कोहल भी होगा और अल्कोहल की वजह से कितनी भयानक यहाँ पर आग लगी होगी, लोगों का बाहर निकलना कितना नामुमकिन सा होगा। और ऐसे में 27 लोगों की जलकर तो मौके पर मौत हो गई। कई लोग अब भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। 7 अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री खुद फौरन अग्निकांड वाली जगह पर पहुंचते हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खुद ये बताया कि 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। थाईलैंड के पीएम ने कहा कि आग लगने के कारण की अभी जांच की जा रही है। घटना के बाद की तस्वीरें जले हुए टेबल, कुर्सियां और पब का क्षतिग्रस्त अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स, रेस्क्यूअर्स, और उसके अलावा उस वक्त जब आग लगी थी, अंदर से आग की लपटें इस तरीके से बाहर आ रही हैं। ये बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। शायद कोई एग्जॉस्ट हो सकता है या कोई फैन या पंखे जैसी कोई चीज़ हो सकती है जिसका फ्लो बाहर की तरफ है, और शायद इसी वजह से आग की लपटें बाहर इतनी तेज़ी से आती हुई दिखाई दे रही हैं। और चश्मदीदों ने बताया कि इसी वजह से लोग अंदर नहीं जा पाए। सुनिए ज़रा क्या बातें हो रही हैं और किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो जैसे ही वहां पर पब में आग लगती है, कितनी चीख पुकार वहां पर मच गई। कई पुरुष की मौत हुई है और कई महिलाओं की भी इसमें जान गई है। और आसपास आप देख सकते हैं कितनी भगदड़ यहाँ पर मच गई है, क्योंकि एक के बाद एक कई पब्स एक साथ यहाँ पर थे इस पूरे एरिया में। और उसके बाद ये आग बहुत तेज़ी से फैलती गई। जो लोग बाहर की तरफ थे वो वक्त रहते बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग पब के अंदर थे उनका बाहर निकलना कितना नामुमकिन था। और कई ऐसे लोग जो तुरंत मौके पर ही जलकर उनकी मौत हो गई। और जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं वो वाकई में बहुत भयानक है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। प्रधानमंत्री, आप समझिए कि ये अग्निकांड इतना बड़ा था, इतना खौफनाक था, 27 लोगों की जान चली गई कि खुद प्रधानमंत्री को मौके पर पहुंचना पड़ा। और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। I asked one musician that happened to be on the stage when the incident took place. He said that there was a fire at the cutout switch, and after that thing happened very quickly, and there was blasting, and everybody tried to flee themselves from the smokes and the flame. So many of them were not able to make their way out.
because they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet, and that's where we found most of the bodies. Right now, we have been able to bring the deceased bodies out. There are already 27 bodies. The rest were sent to hospitals already, and we are still checking their conditions. बैंकॉक में हुए इस हादसे में एक थाई सिंगर अपने जूनियर की तलाश कर रही है जो अपने ग्रुप के साथ हादसे वाली जगह पर परफॉर्म कर रहा था। वो उसे अपने की तलाश है और अभी तक वो उसको ढूंढ नहीं पाए। मतलब ये कि कई लोग अभी लापता हैं जिनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जाने गई हैं उनकी शिनाख्त कर पाना भी शायद मुश्किल हो रहा होगा। आग में जलने की वजह से कई बार इस तरह की सिचुएशन बनती है कि डेड बॉडीज़ जो रिकवर होती हैं उनकी शिनाख्त हो पाना मुश्किल हो जाता है कि ये किसकी बॉडी है। น้องที่เป็นนักร้องค่ะแล้วก็มีนักดนตรีหลายคนเลยค่ะที่ตอนแรกสูญหายค่ะเพราะว่าทราบตอนแรกก็คือติดต่อใครไม่ได้เลยรู้แค่ว่าไฟไหม้แล้วรู้ว่าเพื่อนเล่นอยู่ที่นี่ก็เลยพยายามติดต่อเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ค่ะทีนี้ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी, जिसमें जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें चढ़ावा चोरी की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी भी आज अयोध्या पहुंच रही है। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने से पहले एक बार फिर से अयोध्या दौरा कर रही है। अब सूत्र की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है और वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा और भी कस गया है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांगी है। विपक्ष राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी और संघ को लगातार घेरने में जुटी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की पीठ करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सीबीआई की अगुवाई वाली मल्टी डिसिप्लिनरी एसआईटी जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और ट्रस्ट की अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। वहीं एडवोकेट अनूप अवस्थी ने अपनी याचिका में मामले की जांच सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अपनी याचिका में ट्रस्ट के फाइनेंस का ऑडिट 2020 से अब तक पूर्ण दान विवरण पेश करने और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने फॉरेंसिक ऑडिट, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जांच की मांग वाली याचिका दाखिल की है। आज होने वाली सुनवाई इस मायने में बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार करता है या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाता है तो वह केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांग सकता है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है।
इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में एसआईटी को 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत मिले थे। चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस अब टिन्नू यादव गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। इस मामले में अयोध्या पुलिस की तरफ से एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस पर 14 जुलाई को सुनवाई का समय तय किया है। अयोध्या पुलिस ने अब तक रिमांड पर लिए गए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी कांड में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। अब पुलिस उन सुरागों का टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ कर मिलान करना चाहती है ताकि चढ़ावा चोरी कांड के बाकी तार को भी जोड़ा जा सके। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो गई है। रविवार को धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से पुलिस ने सवाल जवाब किए। अयोध्या सीओ के दफ्तर में संतोष दुबे के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल किए गए। करीब 10 मिनट तक हुई इस पूछताछ के बाद संतोष दुबे से और सबूत होने पर आज दोपहर तक आने को कहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संतोष दुबे ने भी शिकायत दर्ज कराई है। बयान देना था एसआईटी को। अच्छा, तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था, मैंने बताया। क्या क्या बताया आपने? मैंने बताया 1200-1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया, और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया। सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, बचने न पाएं। अगर ये बच जाएंगे तो देश में पुनरावृत्ति और इसमें बढ़ेगी और तमाम घटनाएं होंगी। राम मंदिर में हुए महापाप के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट करोड़ों राम भक्तों में भरोसा कायम करने की कोशिश में लगा है। इसके लिए ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति से लेकर राम मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच इस वक्त तेजी से चल रही है। एसआईटी आज अयोध्या पहुंच रही, तो आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सीजीआई की अगुवाई में 3 जजों की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। 4 जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं। अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आज कितने बजे के लिए केस लिस्ट है? कब तक कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है? देखिए हुसैन, 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट आएगी जिसमें यह मेंशन होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज कितने बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन 4 पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई हैं, जिसमें आज जो है हिंदू धर्म परिषद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मूव किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस अलग से एक जांच का आदेश दे, सीबीआई जांच का आदेश दे और खुद सुप्रीम कोर्ट इस जांच को मॉनिटर करे। तो कुल 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई हैं, जिसमें से 2 याचिकाओं में सीबीआई प्रोब की मांग की गई है, जबकि 2 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई प्रोब के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस जांच को मॉनिटर करे, इसकी मांग की गई है। इसमें जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में मूव किया गया है वो हिंदू धर्म परिषद ने मूव किया है। इसके अलावा इससे पहले 3 याचिकाएं लगी थी, जिसमें आरजेडी के सांसद जो है सुधाकर सिंह, इसके अलावा लॉयर हैं नरेंद्र कुमार गोस्वामी और इसके अलावा वकील हैं अजय कुमार और दिनेश कुमार यादव। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था। तो कुल 4 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई होनी है। जैसा क्योंकि अब समर वेकेशन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट पहली बार खुल रहा है, और इससे पहले भी जो वेकेशन बेंच थी उसमें भी 3 केसेस को जो याचिकाएं थी उनको मेंशन किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच थी उसने ये कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो उसके बाद ही इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी सुनवाई की कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन के बाद पहली बार खुल रहा है, तो खुद जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनकी अगुवाई में जस्टिस जॉय माल्या बागची और अतुल, आपकी एक्सपर्ट से, वकीलों से बात हो पाई होगी, सुनवाई करेगी। 2-3 बड़ी बातें इन याचिकाओं में कही गई हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच करवाई जाए और जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसका ऑडिट करवाया जाए। आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर, आज कोई निर्देश दे सकती है ट्रस्ट को या सरकार को? सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि तीनों याचिकाएं, जो 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई हैं, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो श्री राम जन्मभूमि है यानी कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो बन पाया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से चारों याचिकाएं मूव की गई हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर किस तरीके की जांच के आदेश देगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे जांच को मॉनिटर करे, इन चारों याचिकाओं में ये मांग की गई है। बिल्कुल, तो इंतजार करते हैं जब पहले लिस्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने बजे इस मामले की सुनवाई होगी। अतुल, आप बने रहे, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पहल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल से जुड़े विवादों को सुलझाने में एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इन मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए एक स्पेशल लोक अदालत में भेजने का अहम फैसला किया है। ज्ञानवापी मामले को सुलझाने के लिए 14 जुलाई को वाराणसी में एक शुरुआती बातचीत होगी और इस प्री सुलह बातचीत उद्देश्य ये है कि मुख्य अदालत लगने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत का एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके। और इसके बाद 21 से 23 अगस्त तक 3 दिनों के विशेष लोक अदालत लगेगी, जहां पर दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को पूरी उम्मीद है कि इस आपसी बातचीत से ही रास्ता जरूर निकल जाए। अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, इस खबर पर भी आप क्या जानकारी देंगे? ये कितना संभव लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर हटकर लोक अदालत में बातचीत करें और बात बन भी जाए? देखिए, काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि सभी पक्ष जो है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में मूव किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चाहे वो ज्ञानवापी हो बनारस में और इसके अलावा संभल का हरिहर मंदिर या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, इन तीनों विवाद को लेकर जो हिंदू मुस्लिम पक्ष है वो पक्ष जो है वो लोक अदालत के अंदर जाए, क्योंकि 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगनी है और इसके अलावा कल बनारस के अंदर जो है वो एक लोक अदालत लगनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दोनों पक्ष वहां पर जाएं, अपनी बात रखें, क्योंकि हिंदू ये काफी ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करनी है। लेकिन जो अभी तक हमारी लॉयर से बात हुई है, जो भी केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले चल रहे हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले कई जो याचिकाएं हैं वो लंबित है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये समाधान ना निकले और दोनों ही पक्ष इसमें सहमति जताते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन खुद सीजेआई सूर्यकांत ने जो लोक अदालत के अंदर इन सभी केसेस को ले जाने की बात कही है, तो कल हम देखेंगे कि बनारस के अंदर जो है वो किस तरीके से इस चलिए इंतजार करते हैं। लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि कोर्ट से बाहर, सुप्रीम कोर्ट से बाहर या इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट से बाहर लोग जो हैं एक लोक अदालत के जरिए आपस में बैठ करके अगर कोई इसका हल निकाल ले इस तरह के संवेदनशील मुद्दों का, तो खैर कहना ही क्या होगा। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के दतिया की। उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी आज नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन के मौके पर आज बीजेपी दतिया में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। सीएम मोहन यादव खुद बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी के नामांकन में पहुंच रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आज आशुतोष तिवारी के साथ नामांकन में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आशुतोष तिवारी को जीत का आशीर्वाद दिया है। नामांकन से पहले आशुतोष तिवारी ने दतिया के प्रसिद्ध मां पीताम्बरा के दर्शन किए और वहां जीत के लिए दुआएं मांगी। पार्टी के अंदर घमासान के बीच आज दतिया से आशुतोष तिवारी पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी आज ये दिखाने की कोशिश करेगी कि पार्टी के अंदर मचा घमासान ठीक हो गया है और अब पूरी पार्टी आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए काम करेगी। इसके लिए खुद सीएम मोहन यादव पर्चा दाखिल करने के दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी के दिग्गज साथ में होंगे, ये मैसेज देने की पूरी कोशिश होगी कि पार्टी एक साथ है। इसलिए आज बड़ा कार्यक्रम मनाया गया है। नामांकन के दिन शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले दतिया के किला चौक मैदान में बीजेपी की रैली होगी। ये रैली सुबह से शुरू होगी और दोपहर में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आशुतोष तिवारी अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। इस नामांकन के दौरान सबसे बड़ा चेहरा होंगे नरोत्तम मिश्रा, जो इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। आज नरोत्तम मिश्रा खुद पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि वो आशुतोष तिवारी की जीत के लिए काम करें। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं है।
और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज़्यादा दूर तक देख सकती हैं वो ऊपर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। सर आपको कोई भरोसा दिया गया है, कोई भरोसा दिया गया है कि नहीं, इस बारे में मेरे को न कोई भरोसा दिया न मैंने कोई भरोसा मांगा है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन है, आप उनके नॉमिनेशन में रहेंगे? निश्चित रूप से उनके नॉमिनेशन में मैं जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। भोपाल से खुद सीएम दतिया आ रहे हैं। इस सीट के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। सीएम ने नामांकन से पहले ही जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपनी जमीन नहीं देखती है, वो आसमान देख के चलती है और धड़ाम होती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से जो नाराजगी का घमासान मचा, अब उसके डैमेज को पलटने की तैयारी है। इसलिए आज सारे कद्दावर दतिया में जमा हो रहे हैं। आशुतोष जी नामांकन फॉर्म भरेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जो नामांकन रैली है उसमें भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी के लिए राहत की बात है कि नरोत्तम मिश्रा मान गए हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। 2 दिन पहले उपचुनाव में बेटिकट किए जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जब बवाल काटा, उसने दतिया से भोपाल तक सियासी टेंशन बढ़ा दी। खुद नरोत्तम मिश्रा आज नॉमिनेशन करने वाले थे और नामांकन पत्र खरीद चुके थे, जिसके बाद संगठन ने नरोत्तम मिश्रा को तलब किया था और सीएम मोहन यादव के साथ ही संगठन के नेतृत्व से हुई बातचीत के बाद अब दतिया का सियासी माहौल एक बार फिर बदला सा नजर आ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद दिया है। उमा भारती ने लिखा, मैंने दतिया से आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा जी को ये कहते हुए सुना कि वो आशुतोष जी के नामांकन में भागीदारी करेंगे। ये एक आदर्श उदाहरण होगा। मैं नरोत्तम मिश्रा जी का बहुत सम्मान एवं स्नेह रखती हूँ। मैं उनसे जो कहना चाहती थी वो उन्होंने स्वयं कह दिया कि वो आशुतोष जी के नामांकन में रहेंगे। ये नरोत्तम जी का बड़प्पन है। मैं बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी दतिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे साधेंगे? दतिया के लिए क्या है आशुतोष तिवारी का प्लान? आज नामांकन से पहले आशुतोष तिवारी ने इंडिया टीवी के एक सवाल का जवाब दिया है। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली इस वक्त आशुतोष तिवारी जी हैं। इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, वो शख्स कौन है जिसको नरोत्तम मिश्रा की जगह दतिया में लाया गया है? क्या है हिस्ट्री शख्स की? जानता मैं भी हूं, लेकिन एक बार फिर भी सुन लूं। एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बस एक सामान्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमेशा काम करता चला आया है। एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता। दतिया में 48 घंटे पहले नाराज जो कैडर है उसकी बगावत देखी, आक्रोश देखी। अब ऐसे जो बिखरे हुए कार्यकर्ता है, वो नाराज कार्यकर्ता है, उन्हें कैसे साधेंगे आशुतोष तिवारी? देखो, आपने इसमें जो एक बात जोड़ दी कि जो नाराज कैडर है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि से अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से हमेशा अपने सहयोगी कार्यकर्ता को ये छूट दी जाती है कि आपके मन में अगर कोई बात आ रही है तो आप उसका जिक्र करिएगा। मन में बात आती है आशुतोष जी, वो तो सड़कों पर उतर आए, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया। खुद इंडिया टीवी लगातार रहा ऐसे में। इतनी तो नाराजगी थी। अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने कार्यालय पर बैठ रहा है आत्मविश्वास के साथ और वो कह रहा है ये हमारा कार्यालय है, तो यही तो वैचारिक प्रतिबद्धता। उसे लगता है ये हमारा मंदिर है।
और स्वाभाविक रूप से मनुष्य का स्वभाव जब रहता है तो एक भावनात्मक उबाल आता है। पर अभी यह भी सच है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारा अपना सौभाग्य इस बात को लेकर के भी है कि हमने उनके साथ में लंबे समय से काम किया है। हमारे अपने जीवन व्यवहार में तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अनुभव के कारण मुझे सीखने को मिली हैं। हमारे अभिभावक बतौर है, मैं आपको बताऊं 2003 में ग्वालियर ग्रामीण में पूर्णकालिक के नाते कार्यकर्ता था। तो चुनाव जब वो लड़े थे डबरा से, मैं उस समय डबरा गिर्द से ब्रजेंद्र तिवारी जी लड़े थे और डबरा से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लड़े थे और भांडेर से कमला पतार जी लड़े थे। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते एक जो वहां संयोजन की व्यवस्था थी वो मेरी थी। उनके साथ रहा हूं, मैं काम किया है, उनसे सीखने को मिला है और इसी कारण बहुत आत्मीयता का रिश्ता है। पिछले 3-4-5 दिन से लगातार फोन पर बातचीत करना, पूछना कैसा क्या चल रहा है। आपकी बात हुई है अभी? हाँ, मेरी कब बात हुई आपकी? आखिरी बातचीत जो है अभी कब हुई? मेरी कल भी हुई है, परसों भी हुई है, आज वो आ भी रहे हैं। क्या बोले? क्या वो आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने तो ये, हाँ, स्वाभाविक रूप से कि बड़े भाई हैं, आपकी शुभकामनाएं, बोले आपको कहने की जरूरत है क्या? आप छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं, छोटे भाई रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम और आप एक ही दल के कार्यकर्ता हैं, एक ही परिवार के हैं और जहां मुझे जैसी भूमिका लगेगी उस भूमिका को मैं निभाऊंगा ही। उसमें कहने सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रचार में रहेंगे पूरे समय? अरे पूरे समय रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और परिणाम निकलेगा, बहुत अच्छा परिणाम। आज तो जो आपने कहा उनसे आपकी बात हो रही है सब कुछ, लेकिन आपको कोई क्रॉस वोटिंग का कहीं खतरा तो नहीं दिखेगा? नाराज हैं, उन्होंने बोल भले ही दिया क्योंकि इंडिया टीवी तो बात कर रहा था, लोग कह रहे थे हम तो फिर भी वोट देंगे। क्या लगता है आपको, क्रॉस वोटिंग कहीं या पर्दे के पीछे खेल तो नहीं हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वह आम मतदाता जो धीरे धीरे पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, उसकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता है। वो भावावेश में आकर के विचार के विपरीत धारा में नहीं जाता है और इसलिए किसी भी प्रकार से कोई क्रॉस वोटिंग होगी या इस प्रकार की कोई संभावना नगण्य है। माने इसकी कोई कल्पना ही नहीं की सकती। बहुत काल्पनिक सवाल है। जो इस्तीफा दे दिया था तमाम जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष ने दिया, इतने जिला अध्यक्ष से बात हो गई ना आपकी? मंच पे तो कल साथ दिखे? नहीं, मंच पे ही नहीं, हम सब साथ साथ हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और मैंने बोला ना कि अपने मन की आई हुई बात को भी कोई नहीं कहे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आशुतोष तिवारी को दतिया की जनता वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। विकास की मुख्य धारा से सभी मतदाताओं को जुड़ना चाहिए और मैं भी यहाँ पर बहुत सामान्य कार्यकर्ता के नाते हर मतदाता के साथ, कार्यकर्ता के साथ, मित्र भाई परिवार की ही भूमिका में हमेशा रहा हूँ। यहाँ लंबे समय तक उन सबके साथ में काम किया हुआ हूँ और उनको यह भी ध्यान में है कि मैं वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कार्यकर्ता की भूमिका का हमेशा निर्वहन करता रहा हूँ और उन्हें भरोसा है कि सरकार में दतिया के हितों के संरक्षण के लिए पूरी ताकत से हमारी बात कैसे पहुंचेगी उसके लिए उनका भाव रहेगा और वो भाजपा के पक्ष में। और मैंने निवेदन भी किया है सभी से हाथ जोड़ करके, सबसे मैंने बोला भी है कि इस तन में जब तक प्राण रहेंगे दोनों ही हाथ जोड़ करके, सर झुका करके सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम मतदाताओं की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा। अब दिल्ली से भोपाल लौटे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि आशुतोष तिवारी के नामांकन में सीएम मोहन यादव के साथ शामिल होऊंगा और चुनाव में उनके साथ ही खड़ा रहूंगा। किसी भी नेता से नहीं हुआ सर। नितिन नवीन जी से मुलाकात नहीं हुई। क्या बात की दिल्ली बुलाया गया? नहीं, बुलाया भी नहीं गया। नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में, माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा। सर, गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं मांगा। दतिया उपचुनाव के बाद अब बात बिहार के बांकीपुर उपचुनाव की। वहां भी लड़ाई काफी दिलचस्प है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के नए कैंडिडेट नवीन कुमार सिन्हा बांकीपुर से नामांकन उन्हें दाखिल आज करना है। इसके अलावा इसी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया था, उनका नाम वापस लिया गया था। पार्टी ने उसके बाद नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज 11:30 बजे सुबह पर्चा दाखिल करेंगे नीरज सिन्हा और
सुबह 11 बजे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पर्चा भरेंगे। प्रशांत किशोर नामांकन के बाद स्काउट गाइड मैदान में एक जनसभा भी करेंगे। बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यह हमला होंडाम, बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट पर किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज एयरपोर्ट पर भी अमेरिका मिसाइल्स गिरी हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी के मेन पोर्ट पर, नेवल हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया है, जहां से ईरानी नेवी हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल करती है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुवैत में अपने बेस से ईरान पर घातक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को निशाना बनाया है। ये वो इलाका है जो कोस्टल एरिया है, जो हॉर्मुज से बिल्कुल सटा हुआ हिस्सा, बू शहर से लेकर चाबहार तक, यानी पूरा दक्षिण का हिस्सा जो कोस्टल इलाका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों का ऐलान करते हुए बताया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और बड़े हमले की शुरुआत कर दी है, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को कमज़ोर किया जा सके। ईरान की तरफ से भी बताया गया, सरकारी मीडिया की तरफ से, कि ईरान में अलग अलग जगहों पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक में ताहे रोई गांव के पास भी हमले की पुष्टि की गई है। अब इस बीच खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के अराक रिएक्टर पर भी हमला किया। इस रिएक्टर में ईरान के 40 मेगावाट हैवी वाटर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। दोनों देशों के बीच एमओयू के बाद ये पहला बड़ा हमला है जब अमेरिका ने पावर स्टेशंस को निशाना बनाया है। तो ये बहुत बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अराक प्लांट से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से होता है, जहां पर अमेरिका ने मिसाइल दागी है। सिविलियन फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी ब्रिज को निशाना बनाया था, एक रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया था जो मशहद को जाता है, और अब एक पावर प्लांट को निशाना अमेरिका ने बनाया है। और अगली बड़ी खबर यूपी से है। यूपी में आज यूपी वालों को एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। यह नया एक्सप्रेसवे लखनऊ से कानपुर को जोड़ेगा। राजधानी लखनऊ को औद्योगिक राजधानी कानपुर से जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ में एयरपोर्ट के आगे सरोजनी नगर से ये एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है और कानपुर में गंगा घाट तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे को 2 हिस्सों में बनाया गया है। पहला हिस्सा एलिवेटेड है, जिसकी लंबाई लगभग 17.5 किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा ग्रीन फील्ड है, जिसकी लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4200 करोड़ की लागत से लगभग 3 साल के समय में पूरा हुआ है। तो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से लखनऊ कानपुर के काफी करीब आ जाएगा। कानपुर लखनऊ के करीब पहुंच जाएगा। जिस सफर को करने में करीब 3 घंटे का वक्त लगा करता था, वो वक्त अब घट करके 40 से 50 मिनट का हो जाएगा। और इसका आज उद्घाटन होना है। आज ये लोगों को इसकी सौगात मिलेगी। और अब खबर दिल्ली से है, जहां अलीपुर इलाके में 2 दर्दनाक हादसे हुए। पहली घटना में यमुना नदी में तैरने गए 4 नाबालिग लड़के तेज बहाव में डूब गए। ये घटना हिरंकी गांव में ठोकर नंबर 24 के पास की है। उनके साथ मौजूद 5वें लड़के ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को खबर दी। चारों को खोजने के लिए अभियान चलाया गया। एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। दूसरी घटना में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे रविवार की शाम खेत में गए थे और खेलते वक्त पैर फिसलने से दोनों एक गड्ढे में गिर गए, जिसमें पानी भरा हुआ था। यह घटना अलीपुर के मखमेल गांव की है। दोनों बच्चों के साथ खेल रहे तीसरे बच्चे ने गांव वालों को इस बात की खबर दी। इसके बाद लोग वहां इकट्ठा हुए। दोनों बच्चों को निकालने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका। बताया जा रहा है कि खेत से पानी निकालने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसके आसपास किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था या घेरेबंदी उसकी नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए आयोजित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में नकल करवाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ ने कार्रवाई में वाराणसी के 2 परीक्षा केंद्रों और प्रयागराज के 1 केंद्र से कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को खबर मिली थी कि शिवजीत पटेल
और उसका भाई कप्तान सिंह पटेल भारी रकम लेकर माइक्रो डिवाइसेस के जरिए अभ्यर्थियों की नकल करवा रहा है, जिसके बाद एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार लोगों के पास से 11 मोबाइल फोन, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 2 प्रिंटर, प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र भी मिले। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह एक अभ्यर्थी पर 5 लाख रुपए लेता। कप्तान सिंह को प्रयागराज में सॉल्वर्स के साथ पकड़ा गया, जबकि सरगना शिवजीत पटेल अभी फरार है। एसटीएफ ने इस मामले में वाराणसी के थाना सिगरा और कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। राजधानी दिल्ली के बदरपुर थाना इलाके में मोल बड़न इलाके में चाकू मारकर एक 17 साल के नाबालिग यश की हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि यश की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर के हुई है। आरोप है कि यश ने एक लड़की से दोस्ती खत्म करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लड़की के भाई और उसके साथियों ने यश को बुलाया और जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और आरोपियों ने यश पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है और पूछताछ जारी है।